हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन जैन और मैं आज आपकी को इस वीडियो में थोड़ी सी हेल्प करूंगा। लेटेस्ट पैटर्न जो आया है आपका, जो एनटीए ने रिलीज़ किया है, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने रिलीज़ किया है, अलोंग विद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपको एडमिशन देगी अब यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी ने अब एक कॉमन एंट्रेंस लॉन्च कर दिया है, आपको ऑलरेडी पता है। उसका नाम पहले जो अभी तक चल रहा था वो CU सेट था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली इसका नाम यूज़ करना शुरू कर दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिकोड करूँगा अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो एनटीए ने रिलीज़ की है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो यूजीसी के बिहाफ पे टेस्ट लेगी आपका। प्लस उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद कुछ कमेंट्स आए हैं यूजीसी हेड के, जो कि जगदीश कुमार हैं। उन्होंने उसके बाद जब रिपोर्टर्स उनके पास गए हैं तो उसके बाद रिपोर्टर्स ने जब उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो उन्होंने कुछ आंसर अलग किए हैं एज़ कम्पेयर, या कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो उसमें मेंशन नहीं है जो एनटीए ने नोटिस रिलीज़ किया था। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूँगा इस नोटिफिकेशन को जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है और बेहतर समझने में। क्या है, आपको एग्ज़ाम का नाम याद है, ये दोनों एक ही नाम है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 2 अप्रैल से और पूरे अप्रैल मंथ चलने वाले हैं, ठीक है। नाउ एग्ज़ाम जो मोड होगा वो आपका कंप्यूटर बेस होगा। कंप्यूटर बेस का मतलब है, इस पे बच्चों को बड़ा डाउट हो रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चों। एक स्क्रीन होगी जहाँ पे पूरा पेपर आपका मेंशन होगा, क्वेश्चन वाइज वहाँ पे होंगे, कोई कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना होगा, सिर्फ माउस से आंसर हो जाएंगे। OMR में आपको किसी भी पर्टिकुलर सर्कल को डार्कन करने में टाइम लगता था, वहाँ पे बस क्लिक करने से आपका जो भी आंसर है वो डार्कन हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको उस आंसर पे डाउट है तो आप उसको अगेन रिमूव कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम रिमूव कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं कि मैं इसको रिविजिट करूँगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपको टाइम बचाएगा, आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन OMR। तो कंप्यूटर बेस में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। चाहे आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मेटल्स वगैरह की चीज़ें जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं यूज़ करनी है। लेट से बेल्ट भी आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको बेल्ट भी नहीं पहननी है। कोशिश करें, कड़ा वगैरह पहनते हैं वो भी हटा देंगे, ठीक है। वो एग्जामिनर जो भी होंगे, जो भी जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ेगा, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें आपकी रिमूव करा देंगे, ठीक है। आपको अलग से भी रफ शीट दी जाएगी अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है और आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको अलग से रफ शीट भी मिलेगी। तो बहुत इजी होने वाला है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन जो टाइप होंगे वो MCQ होंगे। चाहे आपका पेपर जो भी आपने देखा है सेक्शन A, B, C हो, पूरा का पूरा MCQ बेस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आंसर करूँगा। ध्यान सुनिएगा, आपको थोड़ा सा ना चीज़ें अनक्लैरिफाई रह गई हैं नोटिस में। देखो, 3 सेक्शन हैं, पर ज़रूरी नहीं है पेपर में 3 सेक्शन आएंगे। समझिए, पहली बात, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन, ये ब्रॉड नोटिफिकेशन है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की नहीं है। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी है कुछ चीज़ों को इसके अंदर ऑप्ट करने की। ये जो नोटिफिकेशन है ये वाइडर, ये ब्रॉड नोटिफिकेशन है, जो कॉमन आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है मोटा मोटे आधार पे। जैसे सेक्शन ए, जो कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि इट सीम्स टू बी कंपलसरी, ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में होगा ही होगा, इसमें चॉइस नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटीज़ को, ये तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। इसके अंदर एक्चुअली 2 सेक्शन होंगे, जरूरी नहीं है 2 सब सेक्शन है, जरूरी नहीं है आपको दोनों में जाना है, नहीं है ऐसा जरूरी। एक्चुअली 2 तरह की लैंग्वेज को उन्होंने डिवाइड किया है, एक मेन लैंग्वेज और एक अदर लैंग्वेज। मेन लैंग्वेज जो नॉर्मल वर्किंग लैंग्वेज है, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये सारी लैंग्वेज हैं। इसमें से आप, और अदर लैंग्वेज जो है उसके अंदर 19 लैंग्वेज रखी हुई हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज। हमारी कुछ ट्रेडिशनल लैंग्वेज हैं वो हैं, और कुछ फॉरेन लैंग्वेज हैं, स्पेनिश, रशियन, इटालियन, चाइनीज़, ये जापानीज़, ये लैंग्वेज भी हैं। जो बच्चा, और पहली बात, लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे करना है? लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, जो यूजीसी ने बोला है कि आपको वो लैंग्वेज लेनी चाहिए जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी। लेट्स से आपने हिंदी हो सकती है आपकी,
इंग्लिश हो सकती है मोटे मोटे आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेट से आपने रशियन पढ़ी है या स्पेनिश पढ़ी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी मेरे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टेस्ट करे, या आप ये चाहते हैं कि मेरे को फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना है, तो आप उस केस में स्पेनिश भी ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। मोटे मोटे आधार पे आपको मिनिमम एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी ही करनी है। मैं ये मान लेता हूँ कि आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट ऑल्सो हिंदी अगर आपने पढ़ी है तो, या यूनिवर्सिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दे कि नहीं पढ़ी, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, कोई बात नहीं, आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी बट आप उसमें अपने आप को टेस्ट करा सकते हैं। दो लैंग्वेज वो लेनी है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी, लेट्स से इंग्लिश। और इस केस का क्या रोल है, ये इसके अंदर जरूरी नहीं है, ये तब है जब आप किसी पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज या हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई फ्यूचर में कोर्स करना चाहते हैं, तब आप उस लैंग्वेज को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जी इंग्लिश। लेट्स से मैंने इंग्लिश ले ली, ठीक है। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, पर जरूर ज़्यादा क्यों लेंगे हम, है ना, हम एक ही काफ़ी है, तो इंग्लिश ले लेते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, इन दोनों में ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ पैसेज आएगा, जिसके आपको MCQ बेस पे आंसर करने होंगे। उसमें वो सिर्फ आपसे पैरा के अंदर के क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, आपसे वो वोकैब भी टेस्ट करेगा, कि कोई वर्ड दे देगा, आप ही पूछेगा इसका सिनोनियम या इसका एंटोनियम या इससे फैमिलियर या इसका क्लोजर वर्ड ऊपर पैरा में क्या मेंशन है। वोकैब होगी बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे ही होगी, MCQ बेस ये पूरा पेपर होगा। कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। जो इन्होंने 12th क्लास में टर्म 1 में ऑप्शन दिए थे बच्चों को, यहाँ भी वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि 50 में से कोई 40 क्वेश्चन कर लो, गलती मत करो, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट। अगर आप 2 लैंग्वेज लेते हैं आपके क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, आपको 80 करने होंगे हर लैंग्वेज के 40-40 क्वेश्चन, और आपका टाइम हो जाएगा 90 मिनट्स। वैसे ये एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट है, ठीक है। क्लैरिफाई हो गया ये वाला। लेट्स से कि आपने सेक्शन 1 में चूज़ की है इंग्लिश, आपको उसमें से 40 क्वेश्चन आंसर करने हैं आउट ऑफ 50, और आपको टाइम मिल रहा है 45 मिनट्स, ठीक है। आप ज़्यादा लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो इसमें ऐड ऑन करते रहिए, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो। आपका पेपर का फॉर्मेट सेक्शन A का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही, इंक्लूडिंग वोकैब, ठीक है। ये हो गया। सेक्शन B में ऑप्शनल या कंपलसरी वाली बात अभी नहीं लिखी हुई है, बट ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। क्या है, 27 सब्जेक्ट्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बुक कीपिंग, BST, इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे इन्होंने 27 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। लेट्स से कि एक कैंडिडेट है, वो 12th के बाद लेट्स से वो कॉमर्स में पढ़ा था, कॉमर्स स्ट्रीम उसके पास थी, और वो 12th के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का प्लान कर रहा है। जामिया हो सकती है, JNU हो सकती है, JNU ज़्यादा ऑफर नहीं करती UGC के कोर्सेज, या DU हो सकती है, ठीक है ना। अब वो ये सोच रहा है कि यार मैं BCom ऑनर्स में भी एडमिशन ले सकता हूँ, इको ऑनर्स में भी एडमिशन ले सकता हूँ, या पोल साइंस ऑनर्स में भी एडमिशन ले सकता हूँ। अभी ये स्ट्रीम क्रॉस स्ट्रीम होगी या नहीं ये अभी चेक करेंगे। वो ये सोच रहा है लेट्स से BCom ऑनर्स, इको ऑनर्स, BBE, इसमें मैं अपना एडमिशन को सीख कर रहा हूँ कि इसमें से किसी एक में हो जाए। तो यूनिवर्सिटी ये कहेगी एक काम कर, वैसे यूनिवर्सिटी अपने एंड पे भी क्लैरिफाई कराएगी, एक तो आप अपने आप को टेस्ट कराइए इकोनॉमिक्स में, लेट्स से फॉर इको ऑनर्स, फॉर BCom ऑनर्स आप टेस्ट कराइए बुक कीपिंग में, अकाउंटेंसी में अपने आप को, और लेट्स से फॉर BBE के लिए भी इकोनॉमिक्स आ गया, लेट्स से कोई, या BBE में भी वो बोल देते हैं BST में अपने आप को टेस्ट कराइए अपने आप, ठीक है। आपको वो 6 सब्जेक्ट लेने के ऑप्शन देते हैं। 6 सब्जेक्ट का मतलब ये है, लेट्स से आप पोल साइंस भी ले लेते हैं अपने आप को, पोल साइंस में भी अपने आप को टेस्ट कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितने सब्जेक्ट लिखेंगे उतने ज़्यादा ऑप्शन, उतने ज़्यादा कोर्सेज़ के बारे में आपके पास स्कोप होगा एडमिशन लेने के लिए, उतने ज़्यादा कोर्सेज़ में आपके पास स्कोप होगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट आप चाहे एक ले लो, मिनिमम तो एक लेना ही लेना है, मैक्सिमम लेने हैं 6।
जितने ज़्यादा आप सब्जेक्ट लोगे उतने ज़्यादा वर्टिकल्स आपके सामने, उतने ज़्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस आपके सामने होंगे, बट उतना ही आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। क्यों? हर सब्जेक्ट के अंदर वो आपसे 40 क्वेश्चन पूछेंगे, 50 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 40 आंसर करने होंगे, और आपको हर सब्जेक्ट डोमेन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगी। लेट्स से आप 3 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, तो आपके सेक्शन बी में 3 पेपर होंगे। इकोनॉमिक्स का अलग होगा, 50 क्वेश्चन इसके अलग आएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन करने, अकाउंट्स के 50 क्वेश्चन अलग आएंगे, बीएसटी के बिजनेस स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन अलग आएंगे। सबके लिए 45-45 मिनट अलग मिलेंगे। समझ रहे हो? आपको मिनिमम ले सकते हो आप एक सब्जेक्ट, अगर आप फॉर श्योर हैं, पक्का हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, या आप 2-3 कोर्सेज में सब्जेक्ट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको 2-3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ टास्क ये नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में आपने मेजरली वो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट लेने में आपको कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल्स तो खुलेंगे ना, और अलग से थोड़े पढ़ना है, ठीक है। पेपर कहाँ से आएगा? पेपर आएगा इस सब्जेक्ट डोमेन का एनसीईआरटी से। अब इसमें क्लैरिफिकेशन ये है, एनसीईआरटी वाले में से सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, आप ये मत मानना लेट से आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ें, या आप यूपी बोर्ड से पढ़ें, या आप बिहार बोर्ड से पढ़ें, तो आपने जो 12th में सीबीएसई में पढ़ा था वो पूछेंगे, या आपने 12th में जो यूपी बोर्ड में पढ़ा था उससे पूछेंगे, या 12th में जो आपने बिहार बोर्ड में पढ़ा था उससे पूछेंगे, या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा था वो पूछेंगे। वो नहीं पूछेंगे, उनके पास अगर वो सब बोर्ड के ऑप्शंस को चूज करने लगे तो पेपर ही नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा है भाई हमें एनसीईआरटी में से पूछेंगे। आपका सीबीएसई में 30% सिलेबस रिड्यूस था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके चैप्टर्स डिलीट थे, वो चैप्टर एनसीईआरटी में है, पर सीबीएसई ने बोला आपको वो नहीं पढ़ने, हमें इस बात से मतलब नहीं है, हम तेरा पेपर्स एनसीईआरटी के बेस पे बनाएंगे। आर यू गेटिंग मी? डिलीट से 12th क्लास के सिलेबस से मतलब नहीं है, एनसीईआरटी से मतलब है जो 12th क्लास की है, लेटेस्ट एनसीईआरटी, उससे मतलब है उन्हें। ये बात आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। ये मत सोचना जो 12th में पढ़ा है सीबीएसई वो होगा, वो प्लस उसके अलावा वो चीज़ें जो आप एनसीईआरटी में थी बट वो आपने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि सिलेबस में नहीं थी, या सीबीएसई ने डिलीट करा दी थी। इन बात का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी पूछने वाले हो। हाँ जी, वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए आपको। डन। इसके बाद सेक्शन सी क्लैरिफाइड है कि ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, इसका नाम है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट ये यूनिवर्सिटी ऑप्शनल है, यूनिवर्सिटी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसमें बच्चों को टेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसके अंदर क्या क्वेश्चन आएंगे जो अब तक नॉर्मल एंट्रेंसेज में आते थे, जीके, जीएस, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट अप टू 8th स्पेसिफाई किया है उन्होंने, क्वांट मैथमेटिक्स अप टू 8th क्लास, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये वाले जो टेस्ट करेंगे वो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से अगेन आपको 60 आंसर करने हैं, और आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? अभी हम सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स है बीएमएस, बैचलर विद ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, F&I, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इस स्ट्रीम में। अब इन कोर्स में क्योंकि अब तक वो ड्यू जेट का एग्जाम ले रही थी यूनिवर्सिटी, और ड्यू जेट में ये चीज़ें आती थी, तो इको ऑनर्स के लिए तो क्या कर सकते हैं वो सेक्शन ए, हम ये सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी ले सकती है ड्यू। और अगर आप सीख कर रहे हैं कि मेरा एडमिशन बीएमएस में हो जाए, बीबीई में हो जाए, बीबीए में हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर लेंथी हो जाएगा, तो शायद उसको वो 2 स्ट्रीम में ले लें या 2 पार्ट्स में ले लें, बीच में 1 घंटे का ब्रेक दे दें आपको, या वो सेक्शन ए और सेक्शन सी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। द थिंग इज कि सेक्शन ए सीम्स टू बी कंपलसरी, सेक्शन सी जो है वो टोटली ऑप्शनल है। ये डिपेंड है कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज पे, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे, वो सेक्शन सी पे बच्चों को टेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये बात समझ में आ गई आपको? पक्की बात, ये कंपलसरी लग रहा है। ये यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगी कि इको ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, ऐसे कोर्सेज में, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इन कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज़ जहाँ तक हमें लग रहा है कि वो उसके बेस पे जरूर जाएगी। बट जहाँ पे ऐसे कोर्सेज हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, वहाँ पे वो इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं,
या इसको टोटली रूल आउट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। नाउ सेक्शन बी, अगेन ये मैं आपको क्लैरिफाई करा चुका हूँ, टोटली एनसीईआरटी के बेस पे होगा। जो ये सब्जेक्ट डोमेन है, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से इनको मतलब नहीं है। ठीक है, 12th एनसीईआरटी, दैट टू लेटेस्ट। सेक्शन सी ऑप्शनल है अप टू यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी को फ्लेक्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी है पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज बच्चों 12th की वेटेज, 12th का जो रोल है वो पूरी तरह रूल आउट नहीं हुआ है। अगेन सेंटर ने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो हर कोर्स के लिए या सीयू सेट को ऑप्ट करने के लिए या सीयूईटी को ऑप्ट करने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रख सकते हैं। लेट्स से मैं अगेन डीयू की बात करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। वो ये कहते हैं कि अगर आपको एंट्रेंस देना है सीयूईटी का, तो लेट्स से कि आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। ये तो एलिजिबिलिटी हो गई पेपर देने की। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू सीक एडमिशन इन इको ऑनर्स और इन बीकॉम ऑनर्स और एनी अदर पर्टिकुलर कोर्स, तो आपके भाई एग्जाम्पल है मिनिमम 80% तो होने चाहिए 12th में, प्लस इसका स्कोर के बेस पे जो कट ऑफ लगेगी आपने वो क्लियर की हुई हो, प्लस आपके 12th में 80% तो मिनिमम हो। एक बात समझो ना, बीए में एडमिशन और इको ऑनर्स में एडमिशन और फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन वो से 60% वालों को कैसे दे सकते हैं? इस एक कॉमन परसेंटेज पे देना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो अलग से मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया लगा सकते हैं 12th के मार्क्स का कि इसने तो हमें मिनिमम चाहिए। आर यू गेटिंग मी? ये फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ को होगी। ठीक है, बट स्टिल वो वाली परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं सेट करेंगे कि 98% रख दिया, 99 रख दिया, ऐसे नहीं रखेंगे। एब्सर्ड परसेंटेज मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कोर्सेज ऐसे होते थे अब तक कि डीयू ये कहता था कि ठीक है आप एडमिशन ले लीजिए, आपने बेस्ट 4 की परसेंटेज जोड़ ली है वो ले लीजिए। लेट्स से आपने मैथ इन्वॉल्व नहीं किया बेस्ट 4 के अंदर, कोई इशू नहीं है, बट बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर योर एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स, आप बेस्ट 4 में मैथ्स लो या ना लो, बट मैथ्स में मिनिमम आपके 85 नंबर तो होने चाहिए, क्योंकि आपको उसमें मैथ्स पढ़नी है। तो अभी भी होता था ऐसा कुछ, तो वो ये चीज़ अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब यूनिवर्सिटीज़ की, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की अलग से सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ठीक है, नाउ कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ये अप्लाई हो रहा है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा जो प्राइवेट और हर स्टेट के अंदर अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीयूईटी के स्कोर को कंसिडर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। सर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इसकी लिस्ट आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। स्टिल मैं अगर दिल्ली का एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, जामिया है, जेएनयू है। ठीक है, आईपी नहीं है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नहीं है। स्टिल अभी भी इस रूल से एनएलयू अभी भी बाहर है। अगर आपको क्लैट एनएलयू जाना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बीबीएलएलबी या बीएलएलबी करनी है, उसके लिए अभी भी आपको क्लैट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। आईआईएम इसके अंदर नहीं आएंगे, आईआईएम इंदौर, रोहतक, जम्मू कश्मीर नहीं आएंगे। आप आईआईटी इसके अंदर नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग मी? पक्की बात। आईपी इसके अंदर नहीं है, तो आईपी मे कंसिडर द स्कोर ऑफ सीयूईटी और दे मे टेक देयर सेपरेट एंट्रेंस, जो कि वो अभी तक लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिम्बोसिस इसके अंदर नहीं है, ये नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू है, इग्नू है, जामिया है, जेएनयू है। ठीक है, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूपी के अंदर है, ये है। आर यू गेटिंग मी? दिल्ली के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो नहीं है इसके अंदर। अब वो चाहे तो इसके स्कोर को कंसिडर कर सकती है, चाहे तो ना करे,
अलग सेपरेट एंट्रेंस ले ले। तो अभी भी काफ़ी चीज़ें हमारे लिए इसके अंदर नहीं इंक्लूड हुई हैं, ये आपके लिए मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। देन आज का इंटरव्यू है जगदीश कुमार जी का, जो यूजीसी के हेड हैं। उन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, एंट्रेंस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है और होनी भी स्वाभाविक है, हो सकती है, तभी तो, क्योंकि कंपटीशन इतना है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। लेट्स से कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, कि 4 गलत होने पर आपका एक सही आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लैंग्वेज और सब्जेक्ट बच्चे को वो लेने चाहिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के, जो उसने अपनी लास्ट क्लास 12th में पढ़े थे। अगर बच्चा एक ऐसे कोर्स में जाना चाहता है जो उसने नहीं पढ़ा था, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी देती है या नहीं देती है। वो उसकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें मेंशन हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई है। ये ऑप्शनल है, मतलब अभी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये ब्रॉड नोटिफिकेशन है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में हैं कि वो क्या रखती हैं अल्टीमेटली अपना एडमिशन का क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होती चली जाएंगी जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा। ठीक है, आप ध्यान रखें कि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट आपको लेने हैं। मिनिमम है दोनों केस में 1 लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट, ये तो मिनिमम है। ये होगा या नहीं होगा, अगेन मैंने आपको बता दिया, ये ऑप्शनल है। चीज़ें अभी भी पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं है, पर जितनी हो सकती थी कोशिश की गई है, आपको करा दी गई हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कोशिश करेंगे हम आंसर करने की, आप समझने की कोशिश कीजिए और गुड लक। चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, प्रेशर कम होने वाला है। पता है इशू क्या आता था, एक इशू जो सबसे बड़ा इशू था, जो अनसेड है, ये ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को प्रेशर कम क्रिएट करने की कोशिश, बच्चों का प्रेशर कम करने की कोशिश की जा रही है, अग्रीड। तो मेन थिंग जो ड्यू जिससे या जामिया जिससे सफ़र कर रहा था वो ये होता था, ड्यू स्पेसिफिकली क्या होता था कि लेट्स से कि ड्यू ने बोल दिया 95% जिस बच्चे के हैं, जिन बच्चों के हैं वो आ जाइए और एडमिशन ले लीजिए एक्स पर्टिकुलर कोर्स में। ठीक है, कोर्स में जनरली सीट थी 60, 95% वाले एडमिशन लेने पहुंच गए 300, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मजबूरी थी कि उनको उन 300 बच्चों को एडमिशन देना पड़ता था। सिटिंग अरेंजमेंट 60 का है, कोर्स 60 बच्चों को करवाना था, एडमिशन देना पड़ा 300 को। अब ऐसा नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सीट वो कट ऑफ, वो जो ये इसके फाइनल आएगी मेरिट लिस्ट कट ऑफ आएगी, वो उसके ऊपर आधारित होगी। मेन चीज़ ये हो रही है, ड्यू इस चीज़ से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। नाउ फाइनली गुड लक, अप्रैल आने वाला है, आ गया है ऑलमोस्ट, फॉर्म भर देना। बाय बाय, टेक केयर।